शशांक एक बिजनेसमैन था। कुछ महीने पहले ही उसका विवाह रितिका के साथ हुआ था। शादी के कुछ महीने बाद शशांक अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने का प्लान करने लगा। शशांक के घूमने के ख्याल पर उसकी माँ खुश होते हुए शशांक से बोली, यही तुम्हारे घूमने फिरने के दिन है बेटा। जा, बहू को कहीं अच्छे हिल स्टेशन घुमा ला, उसका भी मन बहल जाएगा। वैसे कहाँ जाने की सोची है तुमने? एक पहाड़ी इलाका है माँ, ऊटी के पास एक छोटा सा गांव। वहाँ आसपास बेहद हरियाली है और शांति भी है। मैं रितिका के साथ वहीं पर जाना चाहता हूँ। शशांक, गांव में कोई होटल या गेस्ट हाउस नहीं होते। अरे माँ, जमाना बदल गया है। अब तो गांव के लोग भी अपना घर रेंट पर देने लगे हैं। बात यह है ना माँ कि कुछ महीनों पहले मैं ऊटी गया था। वहीं रास्ते में मुझे एक राजेश नाम का व्यक्ति मिला। उसने ही मुझे उस छोटे से गांव की सैर कराई। उसकी सुंदरता देखकर मैं तो दंग रह गया। मैंने राजेश को उसी वक्त कुछ पैसे एडवांस दे दिए थे। राजेश ने ऑलरेडी हमारे लिए एक घर रेंट पर ले रखा है। अगले दिन शशांक अपनी माँ के पैर छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, शशांक की माँ उसे चांदी का लॉकेट देते हुए बोली, ये ले बेटा, इस लॉकेट को पहन ले। कल ही मैंने खास तौर पर तेरे लिए सिद्ध पुरुष बाबा से लिया है। इसे पहनेगा तो बुरी बलाएं तुझसे दूर रहेगी। शशांक और रितिका ऊटी के उस छोटे से गांव में पहुंच गए। राजेश शशांक को एक मकान की चाबी देकर चला गया। उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर नीचे उतरने पर एक छोटा सा गांव था, जहां मुश्किल से 20 या 25 घर ही होंगे। रात के 1 बजे के आसपास एक भयानक दिल दहला देने वाली चीख से रितिका की नींद खुल गई। शशांक, जल्दी से उठकर बैठो। क्या तुम्हें एक दिल दहला देने वाली चीख नहीं सुनाई दी? रितिका, सो जाओ। आधी रात से ज्यादा का समय हो गया है। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा या तुम्हारा कोई वहम होगा। शशांक की बात सुनकर रितिका फिर से लेट गई। अगली सुबह रितिका की जब आंख खुली तो शशांक बिस्तर पर नहीं था। रितिका घर से बाहर निकल आई तो उसने देखा कि शशांक कार के पास खड़ा था। रितिका शशांक के पास पहुंच गई। इस कमबख्त कार को भी पता नहीं क्या हो गया। कल अच्छी खासी खड़ी की थी इधर, अब इसका टैंक लीक कर रहा है। वापस पालमपुर जाके इसे मैकेनिक को दिखाना होगा। कल रात मुझे उस लड़की की चीख सुनाई दी। वो मेरा वहम नहीं था शशांक। तुम्हारा वहम ही होगा रितिका। नहीं शशांक, मेरी आंख ही उस लड़की की भयानक चीख से खुली थी। कम ऑन रितिका, अब माँ की तरह तुम भी शुरू मत हो जाओ। शशांक रितिका का मूड सही करने के लिए उसे पहाड़ों के नीचे उस छोटे से गांव में घुमाने ले गया। वो दोनों एक झोपड़ी के सामने से गुजर रहे थे तो रितिका की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो दूर से ही उसे घूरे जा रही थी। अचानक वो बूढ़ी औरत रितिका की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोली, चली जा इन पहाड़ों से वापस, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तेरा। आज की रात बहुत भारी पड़ेगी तुम दोनों पर। ये चंपा नाम की डायन का इलाका है। शशांक गुस्से में उस बूढ़ी औरत से बोला, बकवास मत कीजिए आप। जब अपनी आंखों से मौत को देखेगा ना, तब तुझे यकीन आ जाएगा। शशांक गुस्से में घर चला गया और रितिका से शाम को आने को कहकर कार की रिपेयरिंग के लिए ऊटी चला गया। रितिका माइंड फ्रेश करने के लिए घर से बाहर चली गई। अचानक उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जो पहाड़ों की रहने वाली थी। गांव की उस औरत ने रितिका की ओर देखकर कहा, ये घर किराए पर आपको किसने दे दिया? यहाँ तो कोई नहीं रहता। हाँ, कुछ साल पहले यहाँ आबादी थी, घर भी थे। इस इलाके के बाहर जाकर बस गए। मगर क्यों? क्योंकि ये इलाका श्रापित है। इस इलाके में चंपा नाम की एक लड़की की आत्मा रहती है और वो आज भी रातों में यहाँ भटकती रहती है। वो दर्द से चीखती है, चिल्लाती है। इतना कहकर वो पहाड़ी औरत वहां से चली गई। उस पहाड़ी औरत की बातों ने रितिका को और डरा दिया। उसके जाते ही उसने जल्दी से शशांक को फोन किया। तुम घर कब वापस आओगे शशांक? गाड़ी लगभग ठीक हो चुकी है रितिका, शाम तक लौट आऊंगा।
मगर अचानक बारिश शुरू हो गई। रितिका दौड़ते हुए घर आ गई। शशांक रात तक नहीं लौटा। रितिका का दिल बैठने लगा। अचानक कोई दरवाजा जोर से पीटने लगा। शशांक, क्या तुम हो? कुछ ही देर बाद रितिका को बाहर से अपने कानों में शरीर का खून जमा देने वाली आवाज सुनाई थी। तुझे मार डालूंगी, तेरा खून पी जाऊंगी मैं। इधर सांप जैसे लहराते रास्तों पर घने अंधेरे में शशांक की कार भागी जा रही थी। दूर दूर तक बस सन्नाटा। तभी अचानक शशांक की नजर एक काले कपड़े में लिपटी भयानक आकृति पर पड़ी। उसकी कार खाई से बचते हुए उस पहाड़ी के एक हिस्से से जा टकराई। शशांक कार से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा। अचानक वो काला साया गायब हो गया था। तभी उसे अंधेरे में एक औरत अपनी ओर आती हुई दिखाई दी। वो औरत शशांक को रहस्यमय अंदाज से घूरते हुए बोली, इस इलाके में रात में कोई नहीं निकलता बाबूजी। आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। यहाँ अक्सर आत्माएं टहलती रहती हैं और आप जैसे अजनबियों को अपना शिकार बना लेती हैं। हाँ, मुझे एक भयानक काला साया तो दिखाई दिया था। वो जरूर विद्या होगी। कौन विद्या? सब कुछ बता दूंगी आपको, पहले आप यहाँ से चलिए। शशांक तुरंत कार में बैठ गया। उसके साथ वाली सीट पर वो औरत भी बैठ गई। शशांक ने गाड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ा दी। अब बताओ मुझे कि कौन था वो काला साया और कौन विद्या? बरसों पहले पास के एक गांव में विद्या और उसकी बहन चंपा रहती थी। और एक दिन चंपा को पहाड़ों में घूमने आए एक शहरी लड़के से प्यार हो गया, मगर उस शहरी ने उसे धोखा दिया। चंपा ये सब सहन न कर सकी और उसने एक पेड़ पर फांसी लगा ली। वो शहरी जब यहाँ से भाग रहा था तो रास्ते में चंपा की बहन विद्या गुस्से से उसकी गाड़ी के सामने आ गई, मगर उस शहरी बाबू ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। गाड़ी सीधी जाकर विद्या से टकराई और कार जाकर खाई में गिर गई और वो शहरी बाबू भी मारा गया। तब से विद्या और उसकी बहन चंपा दोनों की आत्माएं यहाँ भटकती हैं। एक विचार शशांक के दिमाग में कौंध उठा। उसने उस औरत की ओर गौर से देखते हुए कहा, जब उसका यहाँ इतना खौफ है तो तुम यहाँ रात में बाहर कैसे निकली? क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगता? शशांक की इस बात पर वो औरत रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, दो बात आपको सबसे पहले पूछनी चाहिए थी, उसको तुम अब पूछ रहे हो। हाँ सच है, मुझे विद्या से डर नहीं लगता। लेकिन क्यों? वो औरत भारी आवाज में शशांक की तरफ घूरते हुए बोली, क्योंकि मैं ही विद्या हूँ। उस औरत की बात सुनकर शशांक के दिमाग में जैसे धमाका हुआ और शशांक के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तभी उस औरत के चेहरे की खूबसूरत खाल एक काली चमड़ी में बदल गई। अचानक उस टायन ने उस पर अपने तीखे नाखूनों से हमला कर दिया और शशांक के गले में चांदी के लॉकेट पर हाथ पड़ते ही वो गायब हो गई। आज अगर मैंने ये लॉकेट नहीं पहना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे तुरंत रितिका के पास पहुंचना होगा। इसका मतलब वो सही बोल रही थी। इधर रितिका डर से थर थर कांप रही थी। वो बार बार चिल्ला रही थी, चली जाओ यहाँ से। यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चली जाऊंगी, मगर तेरा खून पीकर। और इसी के साथ चंपा की आत्मा ने एक जोरदार ठोकर दरवाजे पर मारी, मगर अचानक वो चिल्लाकर दरवाजे से पीछे हट गई, क्योंकि गांव की वो बूढ़ी औरत वहां पहुंच चुकी थी जिसने दिन में रितिका को चेतावनी दी थी। वो औरत एक ताबीज उस चुड़ैल के सामने दिखाती हुई बोली, चली जा यहाँ से। अचानक चंपा गायब हो गई। रितिका ने दरवाजा खोल दिया। यहाँ से जल्दी चल बेटी, वरना ये तेरा खून पी जाएगी। लेकिन माँ जी, मेरे पति। ये इलाका मौत का इलाका है। ईश्वर से प्रार्थना कर कि तेरा पति सही सलामत हो। अभी तू सिर्फ अपनी जान बचा। रितिका उस बूढ़ी औरत के साथ चल पड़ी। अभी वो कुछ ही दूर जा पाए थे कि उनसे थोड़ी ही दूर मौजूद एक पेड़ पर रितिका को वही भयानक औरत फिर से दिखाई दी, जो कि उल्टी लटकी हुई थी।
डर मत, वरना ये तुझ पर कब्जा कर लेगी और उसके बाद ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। जब तक मेरे हाथ में ये ताबीज है, ये हम सबसे दूर ही रहेगी। अचानक वो भयानक औरत हंसते हुए वहां से गायब हो गई। तभी रात के अंधेरे रास्ते में रितिका को शशांक की कार आती दिखाई दी। शशांक और रितिका उस बूढ़ी औरत के गांव में चले गए। उसी बूढ़ी औरत की झोपड़ी में रुक गए। शशांक उस बूढ़ी औरत से बोला, एक बात समझ में नहीं आई आंटी, जब वो घर हॉन्टेड था और वहां पर उस इलाके में उन दोनों बहनों की इतनी दहशत फैली हुई है और वो दोनों बहनें मरने के बाद मौत की बहनें बन गई, ये जानने के बावजूद भी मुझे राजेश ने वही घर रहने के लिए क्यों दिया? शशांक की बात सुनकर बूढ़ी औरत बुरी तरह से चौंक गई। तुम किसकी बात कर रहे हो? आंटी, मुझे भला इस बारे में क्या पता था? कुछ दिनों पहले ही मुझे इसी गांव के व्यक्ति ने, जिसका नाम राजेश है, उससे मुलाकात हुई थी। उससे मेरी दोस्ती हो गई थी और उसी ने मुझे उस घर की चाबी दी थी और उसने मुझसे कुछ पैसे भी लिए थे। राजेश को मरे कई साल हो चुके हैं और उसे भी चंपा और विद्या दोनों बहनों की आत्माओं ने ही मारा था। वो दोनों बहनें जिसे भी मौत की नींद सुला देती हैं, तो उस व्यक्ति की आत्मा भी उन दोनों बहनों का गुलाम बन जाती है और वो उसी आत्मा के जरिए तुम्हारे जैसे भोले भाले इंसानों को फंसाकर अपने घर तक ले आती है और उन्हें अपना शिकार बना लेती है। अगले दिन अपना सब सामान छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर वो वापस लौट गया, लेकिन शशांक और रितिका आज भी उस दिल दहला देने वाली घटना को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए। मुंबई के रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आधी रात से ज्यादा का समय हो चुका था। किशन अपनी बाइक को रोड पर भगाए जा रहा था। उसकी बाइक के पीछे उसकी पत्नी रश्मि बैठी हुई थी। क्या तुम बाइक थोड़ा और तेज नहीं चला सकते? और कितनी तेज चलाऊं रश्मि? अगर इससे ज्यादा तेज चलाऊंगा ना तो फिर तुम ही कहोगे कि बाइक को थोड़ा धीरे चलाओ। कहा था ना तुमसे कि शंभू काका के यहाँ अपनी कार से चलते हैं, लेकिन पता नहीं तुम्हें बाइक से ट्रैवल करने में कितना मजा आता है। मुझे कार से कहीं ज्यादा अच्छी बाइक लगती है। कार से आते तो अब तक पहुंच जाते। अरे अब तो शंभू काका का परिवार हमारा इंतजार करते करते सो भी गया होगा। नहीं रश्मि, मैं अपने चाचा और चाची को अच्छे से जानता हूँ। वो अभी भी हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे। किशन ने इतना कहा ही था कि तभी एक ट्रक बड़ी ही तेजी से पीछे से आता हुआ किशन की बाइक के आगे चलने लगा। किशन बाइक का हॉर्न बजाने लगा, मगर वो ट्रक किशन को आगे निकलने की साइड ही नहीं दे रहा था। अजीब बदतमीज ट्रक ड्राइवर है। बाइक के हॉर्न की आवाज जंगली जानवरों के कानों में भी पहुंच रही होगी, मगर इस ड्राइवर तक नहीं पहुंच रही। इतना बोलकर किशन तेज आवाज में बाइक चलाते हुए बोला, अरे ओ भाई ट्रक ड्राइवर, क्या बहरे हो क्या? इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, मुझे आगे निकलने के लिए तुम साइड क्यों नहीं दे रहे? किशन ने इतना कहा ही था कि तभी वो ट्रक अचानक से रुक गया। उसके अचानक रुकने से किशन ने बड़ी फुर्ती से बाइक रोक दी। किशन तुरंत बाइक खड़ी करके सीधे उस ट्रक के पास जाकर गुस्से से बोला, अजीब बदतमीज आदमी हो तुम। इस तरह से अचानक ट्रक रोकते हैं क्या? अगर मैं सही समय पर ब्रेक नहीं दबाता तो मेरा सर सीधे तुम्हारे ट्रक से टकरा जाता और मेरी पत्नी को भी चोट लग सकती थी। अब तुम ट्रक से बाहर आते हो या फिर मैं ट्रक के अंदर आकर तुम्हारी खबर लूं? तभी एक ट्रक से कूदकर अचानक किशन के सामने आकर खड़ा हो गया और अजीब से अंदाज में किशन को देखने लगा। उसकी आंखों को देखकर किशन और उसकी पत्नी रश्मि के डर से रोंगटे खड़े होने लगे। क्या हुआ? तुम्हारे मुंह में क्या बर्फ जम गई? अब कौन हो तुम? पता नहीं तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। मुझे गौर से देखो, तुम्हें याद आ जाएगा। किशन उस व्यक्ति को गौर से देखने लगा और वो कांपती हुई आवाज में बोला, ट्रांसपोर्टर? ये नामुमकिन है। किशन ने इतना कहा ही था कि तभी उस ट्रक ड्राइवर का चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई। अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और देखते ही देखते रश्मि और किशन को कुचलते हुए वहां से अचानक गायब हो गया।
वो व्यक्ति उन दोनों की लाशें देखकर काला धुआं बनकर वहां से उड़ गया। अगले दिन उनकी लाशों के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ जमा थी। इंस्पेक्टर विजय हवलदार बहादुर के साथ उन दोनों की लाशों का मुआयना कर रहा था। बहादुर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इन दोनों की लाशों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को ट्रक ने कुचला है, मगर अजीब बात तो यह है कि यहाँ पर ट्रक के टायरों के निशान तो हैं ही नहीं। हो सकता है साहब कि कोई ट्रक इन दोनों को कहीं और कुचल कर चला गया हो और ड्राइवर ने डर की वजह से इन दोनों की लाशें यहाँ फेंक दी हो। कभी कभी अपना दिमाग का इस्तेमाल भी कर लिया करो मूर्ख। तुम्हें पीछे खड़ी हुई बाइक नहीं दिख रही? तुम्हें बाइक के टायरों के निशान नहीं दिख रहे हैं क्या? यहाँ खड़ी बाइक साफ साफ बता रही है कि ये दोनों बाइक से यहाँ पर आए थे और जहां पर ये मृत अवस्था में पड़े हुए हैं वहां तक ये चल कर आए थे। वो सब तो ठीक है साहब, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों हैं कौन? हमें इनके पास से ना तो इनका आईडी कार्ड मिला है और ना ही कोई मोबाइल मिला। तब तो इनकी बाइक का नंबर ही हमें बता सकती है कि आखिर ये दोनों कहाँ रहते थे। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति इंस्पेक्टर विजय से बोला, मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ साहब, ये तो शंभू काका का भतीजा किशन है। शंभू काका? ये कौन है? यहाँ नजदीक में ही रहते हैं। वो एक ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्ट चलाते हैं। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इतना बोलकर इंस्पेक्टर विजय हवलदार की ओर देखकर बोला, इन दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और चलो मेरे साथ। कहां पर साहब? शंभू काका शंभू ट्रांसपोर्टर के पास। उसे बताना होगा कि उसका भतीजा इस दुनिया में नहीं रहा। इंस्पेक्टर विजय और हवलदार बहादुर शंभू ट्रांसपोर्ट में पहुंच गए। इंस्पेक्टर विजय एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बोला, जो कि वहां पर खड़े दो नवयुवकों से कुछ बातचीत कर रहा था। मुझे इस ट्रांसपोर्ट के मालिक ट्रांसपोर्टर शंभू से मिलना है। कहिए, मेरा ही नाम शंभू है। मुझे बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आपको बताना तो होगा ही। हमें कुछ देर पहले आपके भतीजे किशन की लाश यहाँ से थोड़ी ही दूर रोड पर मिली है और साथ ही वहां पर एक स्त्री की लाश भी पड़ी हुई थी। मुझे लगता है वो शायद आपके भतीजे की पत्नी होगी। इंस्पेक्टर विजय की बात सुनकर शंभू अंधविश्वास भरी नजरों से इंस्पेक्टर विजय की ओर देखने लगा। तभी एक नवयुवक इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोला, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी इंस्पेक्टर साहब। तुम कौन हो? ये मेरा छोटा बेटा अज्जू है। इतना बोलकर शंभू दूसरे नवयुवक की ओर इशारा करते हुए बोला, और ये मेरा बड़ा बेटा दरोगा है। दरोगा? तो क्या ये पुलिस में है? आप भी क्या साहब, आपको ये पुलिस में लगता है? इसकी शक्ल तो देखिए, दूर से ही लफंगा मालूम पड़ता है। अरे नहीं साहब, वो क्या है कि ये थोड़ा दबंग स्वभाव का है। डर की वजह से लोग इसे दरोगा कहते हैं। शंभू की बात सुनकर हवलदार बहादुर इंस्पेक्टर के कान में मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, सर ये झूठ बोलता है। इसकी लंबाई देखिए, 4 फुट का तो ये खुद ही है। लोग इसे मजाक में दरोगा कहते होंगे। बकवास बंद करो बहादुर। आप तीनों लाशों की पहचान के लिए थोड़ी देर के लिए ही सही थाने आ जाइएगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर विजय वहां से चला गया। पिताजी, आपको क्या लगता है? पता नहीं अज्जू, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा। तुम दोनों थोड़ी देर बाद पहचान के लिए थाने चले जाना। तो क्या आप हमारे साथ नहीं आने वाले? नहीं, इस उम्र में मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। इतना कहकर शंभू वहां से चला गया। कुछ देर बाद अज्जू और दरोगा अपनी बाइक से थाने की ओर चले गए, मगर उनकी बाइक जैसे ही उस रोड पर पहुंची, अचानक दिन एक काली रात में परिवर्तित हो गया। ये क्या दरोगा भाई, अचानक रात कैसे हो गई? पता नहीं अज्जू, कुछ तो गड़बड़ है। बाइक पीछे की ओर घुमाओ। तभी एक तेज तूफान तेज हवा के साथ एक वीरान जगह पर उन दोनों को उड़ा कर ले गया। ये हम कहाँ आ गए दरोगा? दरोगा आंखें फाड़ फाड़ कर उस इलाके को गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक बंद ट्रांसपोर्ट पर पड़ी। ये तो महावीर की ट्रांसपोर्ट है अज्जू। क्या? महावीर की ट्रांसपोर्ट?
ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उस काली रात में अज्जू और दरोगा के इर्द गिर्द काला धुआं मंडराने लगा और देखते ही देखते वो काला धुआं एक व्यक्ति की रूप में परिवर्तित हो गया। उस व्यक्ति को देखकर अज्जू और दरोगा की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके हो ना? हाँ, तुमने सही कहा, मैं मर चुका हूँ। मुझे मारने वाले कोई और नहीं बल्कि तुम दोनों और तुम्हारे पिता थे। तुम दोनों की जुबान मुझे महावीर चाचा कहते कहते नहीं थकती थी, मगर तुमने कुछ पैसों के लालच में अमावस की रात में मेरी ही ट्रांसपोर्ट पर मुझे मौत के घाट उतार दिया। हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो महावीर चाचा। इस रात को देखकर तुम्हें कुछ याद आया? ऐसी ही वो रात थी जब तुम तीनों बाप बेटे ने मेरी गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि तुम्हारे पिता को मुझसे बड़ा ट्रांसपोर्टर बनने का जुनून सवार था। आज मेरा ट्रक तुम दोनों की लाशें ट्रांसपोर्ट करके तुम्हारे बाप को भेंट में जरूर देगा। इतना बोलकर महावीर का चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो गई। कुछ ही क्षणों में वो सारा इलाका भयानक कुत्तों के रोने की आवाज से गूंज उठा। अचानक अज्जू और दरोगा की आंखें फूट गईं और उन दोनों के शरीर से बुरी तरह से खून बहने लगा, मानो कि उन दोनों के शरीर को किसी ने गोलियों से छलनी कर दिया हो। वो दोनों एक दर्दनाक चीख के साथ मृत होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके गिरते ही महावीर फिर से काले धुएं में परिवर्तित होकर वहां से गायब हो गया। शाम को थाने में इंस्पेक्टर विजय और हवलदार केस के बारे में बातचीत कर रहे थे। सुबह से शाम हो गई है शंभू, अभी तक अपने भतीजे की लाश की शिनाख्त के लिए शंभू जी यहां नहीं आए। पता नहीं कैसे रिश्तेदार हैं, अपने भतीजे की मौत की खबर सुनकर भी थाने नहीं आए। तभी टेबल पर रखे हुए फोन की घंटी झंझना उठी। इंस्पेक्टर विजय ने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो, मैं इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूं। फोन पर एक डॉक्टर की आवाज आई। मैं डॉक्टर बोल रहा हूं इंस्पेक्टर विजय, आपके लिए एक अजीब सी खबर है। कैसी खबर? हम किशन और उसकी पत्नी का पोस्टमार्टम कर ही रहे थे कि अचानक उन दोनों की लाशें हमारी आंखों के सामने अस्पताल से गायब हो गई। क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। इसलिए हमने आपको बताना सही समझा। इतना कहकर फोन कट गया। क्या हुआ सर? डॉक्टर बता रहा था कि पोस्टमार्टम करते हुए उन दोनों की लाश एकदम से गायब हो गई। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है हवलदार। लगता है अब मुझे शंभू ट्रांसपोर्टर से अपने तरीके से बात करनी पड़ेगी। चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर विजय हवलदार के साथ सीधे शंभू ट्रांसपोर्ट पर पहुंच गया। इंस्पेक्टर और हवलदार को देखकर शंभू बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, क्या हुआ इंस्पेक्टर? अब क्या बुरा समाचार लेकर आए हो? जब हमने तुम्हें लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया था तो तुम थाने क्यों नहीं आए? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने अपने दोनों बेटों को दोपहर में ही थाने भेज दिया था। क्या वो अभी तक थाने नहीं पहुंचे? नहीं, हम सुबह से थाने में इंतजार कर रहे हैं। थाने तो अभी तक कोई नहीं पहुंचा। अलबत्ता एक अजीब सी खबर मेरे कानों में जरूर आई है। कैसी खबर? किशन और उसकी पत्नी की लाशें अचानक डॉक्टरों की आंखों के सामने से गायब हो गई। ये सब क्या माजरा है? इंस्पेक्टर विजय की बात सुनकर शंभू ट्रांसपोर्टर बुरी तरह से चौंक गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर विजय ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेजी से आता हुआ ट्रक शंभू ट्रांसपोर्ट के ठीक सामने आकर रुक गया। इंस्पेक्टर विजय ने जैसे ही ट्रक की ड्राइविंग सीट पर नजर डाली, उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था। क्या हुआ साहब?
आपकी आंखों में ये डर कैसा? हवलदार, ड्राइविंग सीट पर कोई मौजूद नहीं है, फिर ट्रक कौन चला रहा था? ट्रक को देखकर शंभू बुरी तरह से कांपने लगा। हवलदार, इस ट्रक की तलाशी लो। हवलदार ने जैसे ही ट्रक को पीछे से खोला तो अंदर का दृश्य देखकर वो बुरी तरह से सहम उठा। अंदर 4 लाशें बड़ी बुरी अवस्था में पड़ी हुई थी। उन लाशों को देखकर शंभू फूट फूट कर रोने लगा। अरे ये 2 लाशें तो तुम्हारे दोनों बेटों की है, और बाकी 2 लाशें तो उन दोनों की हैं जिनका सुबह एक्सीडेंट हुआ था। मैंने इन दोनों लाशों को ही तो पोस्टमार्टम हाउस में भिजवाया था, और डॉक्टरों की आंखों के सामने ये वहां से गायब हो गई थी। ये ट्रक के अंदर कैसे आई, और तुम्हारे बेटों को किसने मारा? आखिर ये सब हो क्या रहा है? इंस्पेक्टर विजय ने इतना कहा ही था कि तभी फिर से वही काला धुआं उन सबके इर्द गिर्द मंडराने लगा, और देखते ही देखते वो काला धुआं महावीर के रूप में परिवर्तित हो गया। महावीर को देखकर शंभू डर से थर थर कांपने लगा। अपने सामने इस दृश्य को देखकर इंस्पेक्टर विजय और हवलदार भी अंदर से कांप कर रह गए। मुझे देखकर कांप क्यों रहे हो शंभू? उस रात तो बहुत ही दिलेर बन रहे थे, जिस रात तुमने और तुम्हारे इन दोनों बेटों ने मेरी गोली मारकर हत्या कर दी थी, और तुम्हारे भतीजे किशन ने अपनी पत्नी रश्मि के साथ मिलकर मेरी ट्रांसपोर्ट के पीछे उस अंधे कुएं में फेंक दिया था। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मुझ में तुमसे बड़ा ट्रांसपोर्टर बनने का जुनून सवार हो गया था, लेकिन तुम तो मर चुके हो। तुम वापस कैसे आ गए? जिस रात तुमने मेरी हत्या की ना, वो रात काली अमावस की रात थी, और जिस अंधे कुएं में मेरी लाश फेंकी गई, वो कुआं शापित था। मेरी आत्मा बदला लेने के लिए तड़प उठी। इतना बोलकर महावीर का चेहरा फिर से भयानक हो गया, और अचानक शंभू के शरीर के परखच्चे उड़ गए। महावीर एक काले धुएं के साथ वहां से गायब हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि इंस्पेक्टर और हवलदार को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। सर, ये क्या था? शायद किसी निर्दोष ट्रांसपोर्टर ने अपने ऊपर किए गए अत्याचार की सजा भूतिया ट्रांसपोर्टर बनकर इन हत्यारों को दे दी। लेकिन सर, हम रिपोर्ट में क्या दर्ज करेंगे? यही कि इन 5 को कोई ट्रक कुचलकर चला गया। और इंस्पेक्टर विजय ने यही किया और फाइल को बंद कर दिया। और आज भी इंस्पेक्टर विजय उस घटना को नहीं भूले। आदित्य और मेघना की शादी को 10 महीने बीत चुके थे। उनका बच्चा अभी 15 दिन का ही हुआ था। मेघना पहली बार आदित्य की पुश्तैनी कोठी पर रहने के लिए फिरोजपुर आई थी। गांव पहले से काफी अच्छा हो चुका है। आदित्य, तुम मुझे गांव की एक एक जगह घुमाना, समझ गए? क्यों नहीं मेरी जान। उनकी कार कुछ ही देर में एक बड़ी सी कोठी पर जा लगी, जो दिखने में बहुत आलीशान थी। गाड़ी अंदर जाते ही आदित्य और मेघना कार से बाहर निकले। ये है रामलाल अंकल, यही हमारी कोठी की देखभाल करते हैं। आदित्य बेटा, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें बचपन में देखा था मैंने, तुम पहले क्यों नहीं आए? मैं तो कब से आना चाहता था रामलाल चाचा, लेकिन पता नहीं पापा क्यों मुझे यहाँ नहीं आने देते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप अंदर चलिए, मैं आपका सामान लेकर आता हूं। आओ मेघना। मेघना और आदित्य कोठी के अंदर चले गए, और अंदर से भी वो बहुत बड़ी और खूबसूरत हवेली थी। आओ मेघना, हम उस कमरे में ठहरेंगे जिसमें मैं बचपन में रहा करता था। आदित्य मेघना को एक कमरे में ले गया, जिसकी चीजें देखकर आदित्य को उसका बचपन याद आने लगा। तुम्हें पता है, रात में जब दोस्तों के साथ खेलने जाता था ना, तो पिताजी के डर से चुपचाप उस खिड़की से कूदकर चला जाया करता था। अच्छा, मतलब तुम बचपन से ही बाबूजी से डरा करते थे? कुछ ऐसा ही समझ लो। मेघना ने अपने बच्चे संजू को बेड पर लिटाया ही था कि तभी दरवाजे से रामलाल अंदर आए। उसके साथ एक अधेड़ उम्र के दंपति भी थे।
आदित्य बेटा, ये झुमरी है और ये इसका पति किशन। जब तक आप यहाँ ठहरेंगे तब तक यही घर का काम काज संभालेंगे। ठीक है रामलाल चाचा, मैं अब अपने घर जाता हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। जी जरूर। रात के समय मेघना और आदित्य बेखबर सो रहे थे। उनका नवजात बच्चा दोनों के बीच लेटा था। तभी उनके कमरे की वही खिड़की खुली। उसके जरिए काली शॉल ओढ़े हुए एक आदमी अंदर आया। उसने दबे पांव चुपके से संजू को उठाया और फिर खिड़की के जरिए बाहर भाग निकला। कुछ दूर जाने के बाद उसके चेहरे से शॉल हट गया और पता चला कि वो आदमी किशन ही था। कितनी सफाई से काम किया है मैंने, अब तो सारे गांव में मेरी वाह वाह हो जाएगी। तभी उसे अपने पीछे से पायलों की तेज तेज आवाज आने लगी, जिसे सुनकर वो अचानक से चौंक पड़ा और उसने पीछे पलट कर देखा। एक लड़की जिसने लाल लहंगा चुनरी पहना था, उसके हाथ और गले में बहुत भारी जेवर लदे थे, लेकिन उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे किशन के पीछे कदम बढ़ा रही थी। ए लड़की, कौन है रे तू? इस समय यहां पर क्या कर रही है? उसकी बात सुनकर उसने अपने कदमों को रोक दिया और बोली, इस बच्चे को जहाँ से लाया है वहीं रखकर वापस आ। तू है कौन मुझ पर हुक्म चलाने वाली? अगर सरपंच साहब से शिकायत कर दी ना तो वो तुझे बहुत बढ़िया सजा देंगे। चल भाग यहां से। इस पर उस लड़की को गुस्सा आ गया। वो बिजली की रफ्तार से पलक झपकते ही उसके करीब पहुंच गई और भयानक आवाज में बोली, लगता है तुझे अपनी जान जाने का कोई डर नहीं है। उसकी भयानक आवाज सुनकर किशन का शरीर कांप उठा और दिल दहल गया। उस लड़की ने अचानक से अपना घूंघट हटा दिया और उसका नीला भयानक चेहरा किशन को नजर आया। उस लड़की के नाखून लंबे हो गए और उसने किशन की गर्दन पर अपने पंजे से किसी तेज तलवार की तरह हमला कर दिया। दूसरी तरफ मेघना और आदित्य बेखबर सोए हुए थे। वो औरत न जाने कैसे उनके पास पहुंच गई। उसके हाथ में संजू था, जिसे उसने चुपचाप दोनों के बीच में लिटा दिया और फिर धुएं की तरह गायब हो गई। सुबह होने पर जब किशन वापस नहीं आया तो झुमरी को उसकी चिंता होने लगी। ये किशन अभी तक वापस काहे नहीं आया है? अगर साहब उठे और उसको यहाँ नहीं पाया तो सारा शक उसी पर जाएगा। तभी दरवाजा खुला और मेघना कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में संजू को देखकर झुमरी हैरान रह गई। इस संजू बाबा तो यहीं पर हैं। मुझे तो लगा था किशन ने रात को इसे उठाकर सरपंच की हवेली पर पहुंचा दिया होगा। झुमरी, जरा रसोई में जाकर संजू के लिए दूध गर्म कर दो। तब तक मैं संजू को बाहर लॉन में घुमा कर लाती हूँ। जी मेम साहब। झुमरी ने किचन में जाकर दूध गर्म किया और उसे फीडर में भरकर मेघना को दिया। शुक्रिया झुमरी। मेम साहब, मैं जरा आप लोगों के लिए नाश्ते का सामान लेकर आती हूँ। ठीक है। झुमरी वहां से सीधा सरपंच के घर पहुंची और उसको जाकर सारी बात बताई। उस बच्चे की बलि देना बहुत जरूरी है, वरना हमारे गांव पर वो खतरा मंडराता रहेगा। किशन का कुछ पता नहीं है, आप उसको ढूंढिए ना सरपंच साहब। तभी एक और आदमी वहां पर आया। सरपंच साहब, जंगल के अंदर किशन की लाश मिली है, बहुत ही खराब हालत में है। नहीं। झुमरी सरपंच और उस आदमी के साथ जंगल पहुंची। वहां गांव के और भी लोग जमा थे। हाय रे मेरा किशन, किसने मारा होगा इसको? इस तरफ मेघना और आदित्य को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो दोनों घर के लॉन में संजू को खिला रहे थे। तभी एक आदमी वहां पर आया। माफ कीजिए साहब, आने में देर हो गई। ये झुमरी और किशन कहां पर हैं? और आप कौन हैं जो उनकी तरफ से माफी मांग रहे हैं? मेरा नाम नट्टू है हुजूर। किशन की कल रात मौत हो गई है और झुमरी उसकी मौत से बहुत सदमे में है। रात को वो दोनों तो हमारे घर पर ही सोए थे।
अब ये हम लोगों के लिए भी एक पहेली है साहब। खैर, आप अंदर चलिए, हम आपके लिए नाश्ता तैयार करते हैं। नट्टू पूरे दिन घर का काम करता रहा। रात के खाने के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। नट्टू ने भी उसी खिड़की का इस्तेमाल किया और संजू को उठाकर चल दिया। अच्छा ही हुआ कि वो किशन इस काम को नहीं कर पाया, वरना सरपंच जी उसे बहुत बड़ा इनाम देते। लेकिन अब वो इनाम मुझे मिलने वाला है। इसी तरह अपने आप से बात करता हुआ नट्टू उस बच्चे को लेकर सरपंच के घर पहुंच गया। सरपंच साहब, देखिए मैंने वो काम किया है जिसे देखकर आप खुशी से झूम उठेंगे। ये काम तो तुमने वाकई काबिले तारीफ किया है। तो लाइए हमारा इनाम। अरे इनाम तो तुम्हारा पक्का है, बस तुम अब इसे जल्दी से मोहनदास बाबा के पास पहुंचा दो। वो ठीक 4 बजे इसकी बलि चढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये काम भी कर देता हूँ, आप बस इनाम तैयार रखिएगा। इस तरफ मेघना ने अपने हाथ को अपने बच्चे के सर पर फेरना चाहा, और जब उसने महसूस किया कि संजू बेड पर नहीं है तो उसने अपनी आंखें खोली। संजू, संजू कहाँ है? आदित्य, आदित्य आंखें खोलो। ये सुनकर अब आदित्य भी जाग उठा। अरे कहाँ गया संजू? तुम इतनी बेखबर सोई हो कि तुम्हें पता ही नहीं चला। वो दोनों कमरे से निकले और उन्होंने नट्टू को कई आवाजें लगाई। नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका। काका भी गायब है। इसका मतलब वही हमारे बच्चे को लेकर गए हैं। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? इतना वक्त नहीं है आदित्य, जल्दी से सरपंच साहब के घर चलो। उन्होंने ही नट्टू काका को हमारे पास भेजा था। इस तरफ अब नट्टू शमशान घाट के पास बनी एक गुफा में पहुंचा, जहां पर बाबा मोहनदास थे। बाबा, यही है वो बच्चा, राजघराने का नवजात बच्चा। उसे देखते ही मोहनदास ने उसे हाथ में ले लिया और कहा, जितना हंसना है हंस ले। आज रात 4 बजे के बाद तू इस दुनिया को अलविदा कहने वाला है। ये कहकर उसने संजू को जमीन पर रख दिया। तभी अचानक से हवा में एक चाकू उड़ता हुआ आया और उसने नट्टू की गर्दन उड़ा दी। अचानक मोहनदास के होश उड़ गए। उसने देखा कि गुफा के मुंह पर वही घूंघट वाली औरत खड़ी है। कौन है तू? ये सुनकर उसने बेहद भयानक आवाज में जवाब दिया, मैं हूँ तेरी मौत, जोखिनी। जोखिनी ने आगे बढ़कर अपने शातिर पंजों से मोहनदास का सीना चीर डाला। सरपंच जी, आपने नट्टू को हमारे घर भेजा था। जब हम सो रहे थे तो वो हमारे बच्चे को उठाकर ले गया। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे बताओ उसका घर कहां पर है, वरना मैं पुलिस को बुलवा लूंगा। और उसके बाद आपको बताना ही पड़ेगा कि आपने मेरे बच्चे को गायब क्यों किया है। उसकी बात सुनकर सरपंच डर गया और उसने अपना मुंह खोला। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो उस वक्त हमारे गांव पर मौत का तांडव हो रहा था। गांव के आदमी, नौजवान, बच्चे सभी को एक आदमखोर जानवर खत्म कर रहा था। वो दिखने में आधा जानवर था और आधा इंसान। तुम्हारे पापा ने उसको बड़े ही बहादुरी के साथ खत्म किया था। फिर सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन तुम्हारे 5 साल के होने के बाद फिर से गांव में खून होना शुरू हुए। जो भी बच्चा 15 साल का होता उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी। तभी इस गांव में बाबा मोहनदास का आगमन हुआ। तुमने जिस आदमखोर को खत्म किया है उसकी आत्मा ही है जो गांव के बच्चों को खत्म करके अपनी मौत का बदला ले रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो मरने के बाद वापस कैसे आ सकता है? आ चुका है और गांव के बच्चों को वो तभी मारना खत्म करेगा जब तुम उसे अपने बच्चे की बलि दोगे। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं। तुम्हारे पिता ने उसी दिन कोठी खाली कर दी और तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ शहर ले गए। लेकिन मौत का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ था। फिर जब कई साल बाद तुम गांव में अपने बच्चे के साथ आए तो मोहनदास बाबा ने बताया कि अगर तुम्हारे नवजात बच्चे की बलि उस आदमखोर को दे दी जाए तो उसकी आत्मा शांत हो जाएगी।
इसीलिए गांव की भलाई के लिए हमने तुम्हारे बच्चे को गायब करके उसके पास भेज दिया। ये सुनकर आदित्य को बहुत गुस्सा आया और मेघना का दिल बेचैन हो गया। मेरा बच्चा अभी सिर्फ 1 महीने का है, तुमने उसकी बलि देने के लिए भेज दिया। तुम आदमी हो या जानवर? जल्दी से चलिए, कहीं वो उसे मार न दे। सरपंच, जल्दी से हमें उस मोहनदास के पास लेकर चल, वरना मैं तेरी बलि चढ़ा दूंगा। अब सरपंच के साथ ये दोनों मोहनदास की गुफा की तरफ निकल गए। मेघना की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, ये सोचकर कि ना जाने उसका बच्चा जिंदा भी होगा या नहीं। वहां जाने पर उन्होंने पाया कि मोहनदास और नट्टू दोनों मर चुके हैं, तो उनका दिल दहल उठा। ये दोनों तो मर चुके हैं, मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है संजू? तभी उन सभी को जोखनी की आवाज सुनाई दी। ये रहा तुम्हारा बच्चा। उन्होंने देखा कि एक औरत जिसका चेहरा घूंघट से छिपा है, उनके बच्चे को हाथ में लेकर आ रही है। उसने मेघना के हाथ में बच्चे को दे दिया। हमसे गलती हो गई देवी, लेकिन आप कौन है जिसने हमारे हाथों ये पाप होने से बचा लिया? आदित्य, तुम्हारे पिता ने जिस आदमखोर को खत्म किया था, ये मोहनदास उसी का बेटा था। ये अपने पिता की मौत का बदला तुम्हारे बच्चे को खत्म करके लेना चाहता था, इसलिए इसने गांव में अंधविश्वास फैलाया। यही गांव के 15 साल के बच्चों को खत्म करता था, जिससे गांव के लोग इसकी बात मान ले और तुम्हारे बच्चे को किसी तरह इस तक पहुंचा दे। मैं जोखिनी हूँ, जोखिनी। इतना कहकर वो हवा में गायब हो गई। मेघना और आदित्य दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे, जिस अनजान देवी ने उनके बच्चे की बलि चढ़ने से बचा लिया था।